आज रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की समीक्षा की है। रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि 1/4% की बढ़ोतरी की गई है। जैसा पहले से अनुमान लगाया जा रहा था, जैसे पहले से संकेत मिल रहे थे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट दोनों में 1/4% का इजाफा किया जा सकता है, उसी तरह का ऐलान रिजर्व बैंक की तरफ से किया गया है। बैंक का कहना यह, बाजार के हालात को देखते हुए रिजर्व बैंक के लिए जरूरी हो गया है, महंगाई पर लगाम लगाने के लिए रिजर्व बैंक के लिए जरूरी हो गया है कि ब्याज दरें बढ़ाई जाएं। अब इसका मतलब सीधे सीधे तौर पर यह लिया जा सकता है कि घर के लिए कर्ज लेना, गाड़ी के लिए कर्ज लेना या किसी और चीज के लिए कर्ज लेना महंगा हो सकता है। ब्याज दर में 0.25% का इजाफा किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि बैंक्स किस तरीके से इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पूर्व सीएमडी हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के बीडी नारंग साहब। स्वागत है नारंग साहब आपका स्टूडियो में। जो इजाफा हुआ दोनों दरों में 0.25 का, ये पहले से एक्सपेक्टेड था, लेकिन एक सीधी भाषा में अगर आम आदमी को समझाना हो तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब तो साफ है कि ब्याज बढ़ेंगे। वैसे तो पहले भी बढ़ रहे थे क्योंकि महंगाई का दर बढ़ रहा था और लिक्विडिटी बहुत कम है, पर मैं तो उम्मीद कर रहा था कि शायद ये और ज़्यादा बढ़ाएंगे और इनको बढ़ाने भी चाहिए थे कम से कम 50 बेसिस पॉइंट से, क्योंकि एक तो होता है महंगाई, इन्फ्लेशन, और दूसरा होता है इन्फ्लेशन की उम्मीद। इस समय इन्फ्लेशन की उम्मीद बहुत बढ़ गई है और जब तक उस पे काबू ना किया जाए तो महंगाई पे काबू नहीं हो सकता, और उसको काबू करने के लिए कुछ कड़े कदमों की ज़रूरत थी। तो मेरे हिसाब से ये कम कड़ा कदम है, इनको दोबारा बढ़ाना पड़ेगा, इससे माहौल और उखड़ा रहेगा और महंगाई में उसी तरीके रफ्तार बनी रहेगी। 6 बार ये बात हो चुकी है, हर बार यही कहा गया कि महंगाई पर लगाम लगाने के लिए हमारे लिए ब्याज दरें बढ़ाना जरूरी है। अब तक एक बार भी महंगाई दर काबू में नहीं आई है। अब एक नया लक्ष्य सामने रख दिया गया है, मार्च तक 5.5 से 7% तक महंगाई दर होगी, ऐसा रिजर्व बैंक अनुमान लगा रहा है। जब उनके कदम कारगर साबित हो ही नहीं रहे, क्या आपको नहीं लगता कि इस विषय पर एक बार नए सिरे से विचार करने की जरूरत है? सरकार को बुलाकर यह पूछने की जरूरत है कि क्यों नहीं आप अपनी कुछ नीतियों में भी बदलाव करते? और महंगाई दर के अलावा क्या बैंक खाद्य पदार्थों की महंगाई दर, फूड इन्फ्लेशन नहीं देखता है, जिसका आम आदमी पर ज्यादा असर पड़ता है? नारंग साहब, क्या ऐसा है कि फूड इन्फ्लेशन जैसी चीजें बैंक नहीं देखता है क्या? बैंक तो इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो महंगाई आई है ये ज़्यादातर आई है कि हम सप्लाई साइड मैनेज नहीं कर पा रहे। जो चीज़ जहाँ पैदा होती है और जहाँ उसकी खपत होती है उसको वक्त पे पहुँचाना, उसको वक्त पे स्टोर करना, उस पे लगाना, वो नहीं कर पा रहे। जहाँ हमें इम्पोर्ट्स रिलैक्सेशन करना चाहिए था वो हम रिलैक्सेशन नहीं कर पा रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये खाली इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से महंगाई पे काबू नहीं होता। हमें हिंदुस्तान में जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं या और पेरिशेबल गुड्स हैं, उनका वेयर हाउसिंग, उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनका रख रखाव, उस पर बहुत ज़ोर देना होगा। और आप देखिए 40% जो हमारी पैदावार है वेजिटेबल्स का या फ्रूट का, वो तो वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर हम उसी को ही मैनेज कर लें तो बहुत लंबा फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन खाली इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से काबू कर पाएंगे ये तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। हमारे साथ अपना पैसा.com के सीईओ हर्ष रुंगटा जुड़ रहे हैं इस वक्त मुंबई से। हर्ष जी, बैंक लगता चाहता नहीं लोग लोन लें, वरना क्यों 6 बार 7 बार हर बार ब्याज दर बढ़ रही है? हर्ष जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद हर्ष जी तक हमारी आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही है। नारंग साहब, बैंक नहीं चाहता कि लोग लोन लें, बैंक नहीं चाहता लोग मकान बनाएं, गाड़ी खरीदें, बेहतर जीवन जिए? तो बहुत चाहता है कि ग्रोथ रेट बना रहना चाहिए, और क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं और लोन ब्याज कम रहती हैं तभी ग्रोथ होती है, तभी जॉब्स क्रिएट होती हैं, तभी लोगों को काम मिलता है और उसी से खुशहाली बढ़ती है और उसी से अमन रहता है।
ब्याज ज़्यादा ब्याज बढ़ने से तो उतनी नौकरियां कम हो जाती हैं, उतना काम पैदा होना कम हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि शायद रिजर्व बैंक ने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि रेट बढ़ाने से ग्रोथ रेट पे ज़्यादा इम्पैक्ट, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आएगा। ऐसा शायद उनको कहीं ना कहीं से इस बात का आभास होगा। और दूसरी बात यह है कि आज अगर आप तुरंत इसको कंट्रोल नहीं करोगे तो एक जो इन्फ्लेशन है अगर एंट्रेंच हो जाए, लंबी देर तक रह जाए, फिर उसको कंट्रोल करना और मुश्किल हो जाता है। और इस बार जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो काबू आने में नहीं आ रही है। अगर ये जितनी एंट्रेंच होती चली जाएगी, इसको कंट्रोल करना और मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ हर्ष रुंगटा जुड़ रहे हैं इस वक्त मुंबई से। अपना पैसा.com के सीईओ हैं, लोगों को सलाह देते हैं कहां अपना पैसा लगाएं, कैसे मकान बनाएं, कैसे गाड़ी खरीदें, किससे लोन लें, किससे ना लें। रुंगटा साहब, अब तो लोग सलाह ही नहीं लेंगे, लोग लोन नहीं लेंगे तो सलाह क्या करेंगे लेकर? खैर, इतनी भी बुरी सिचुएशन नहीं है। लोन नहीं लेंगे तो इन्वेस्ट करेंगे पैसा दूसरी साइड में। तो रुंगटा साहब, इन्वेस्ट कैसे करेंगे? पेट्रोल इतना महंगा, प्याज इतना महंगा, टमाटर इतना महंगा, खाने की कोई चीज आम आदमी की पकड़ में है नहीं। गैस सिलेंडर के दाम सरकार बढ़ाना चाहती है, फिर सरकार चाहती है आप पैसा बचा भी लें, और लोन में ईएमआई भी ज्यादा काटना चाहती है। हाँ, खैर, महंगाई तो कमर तोड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। कई सालों के बाद ऐसा इन्फ्लेशन हमने भारत में देखा है, तो क्लियरली इन्फ्लेशन तो हाई है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। ये जितने फैसले हुए हैं पिछले एक साल में 6 बार आपने बात की है साथ बैठकर, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया गया है, हर बार आपने उम्मीद जताई कि अगली बार हम बात करेंगे तो एक बेहतर माहौल में बात करेंगे। लेकिन आपको लगता नहीं कि हम हर बार उसी मोड़ पर खड़े होकर बात करते हैं? हाँ, खैर, अभी पिछले 6 महीनों से तो जो एक लगातार महंगाई का स्तर देखने को मिल रहा है। कोई बीच में एक आध महीना थोड़ी सी राहत भी होती है, लेकिन फिर से वो महंगाई जो है रफ्तार पकड़ लेती है। तो क्लियरली स्टेप्स, काउंटर स्टेप्स तो चल रहे हैं, लेकिन महंगाई काबू में नहीं आ रही, इसमें तो कोई दो डाउट नहीं है। बैंकों से क्या एक्सपेक्टेड है आपको आज के इस फैसले के बाद? सो क्लियरली आई थिंक रेट्स तो बढ़ेंगी, एब्सोल्युटली इंक्रीज होंगी, चाहे वो फिर ब्याज की दरें हो, चाहे डिपॉजिट की दरें हो, चाहे लोन की दरें हो। हमारे साथ भरत भाई जरीवाला भी जुड़ रहे हैं इस वक्त, जो कि अहमदाबाद से हैं, जाने माने आर्थिक सलाहकार हैं। भरत भाई, बात हम सुबह कर रहे थे 1/4% तो बढ़ेगा, लेकिन इस बढ़ने से मिलेगा क्या, हासिल क्या है इसका? नहीं, इस बढ़ने से लोगों के लिए कुछ राहत मिलने वाली नहीं है। ये ऐसा स्टेप ये लोग ले रहे हैं कि जैसे कैंसर के पेशेंट को डायबिटीज़ की दवा दे रहे हैं। जब महंगाई बढ़ रही है खाद्यान्न चीज़ों की, तो उसके लिए एक्शन लेना चाहिए। वो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है, उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग करना चाहिए। और जो लोगों को होलसेल ट्रेड जो 4 साल में उनको 15,000 करोड़ से बढ़कर 2.5 गुना बढ़कर 35,000 करोड़ दे दिया, वो पैसों का ये लोग क्या कर रहे हैं? होर्डिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो भारत सरकार को पगला लेना चाहिए, वो रिलैक्स कर दिया है। तो इसके अंदर आप किसी भी व्यापारी को अगर ज़्यादा स्टॉक रखता है तो होर्डिंग के बारे में पकड़ नहीं सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रकार के पगले लिए जा रहे हैं, तो फिर ये महंगाई घटेगी कहाँ से? क्योंकि रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट 0.25% बढ़ाने से ब्याज की दरें बढ़ जाएगी। ब्याज की दरें बढ़ जाएगी तो सब चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, तो फिर तो ये तो लगातार ऊपर जाएगा, महंगाई ऊपर जाएगी। इसमें नीचे कमाने वाली बात ही कहाँ है? ये गलत पॉलिसी ये लोग ले रहे हैं और समझते भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को उस पर इंटरवेंशन करना चाहिए और कुछ गलत पॉलिसी निकाल के कुछ अच्छी पॉलिसी जो खाद्यान्न चीज़ों के लिए वो रिजर्व बैंक को लेना चाहिए और भारत सरकार को लेना चाहिए। ये अगर नहीं होगा तो ये भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। नारंग साहब, आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं जो ये कह रहे हैं? मैं जनाब पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि इस बार इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा एंट्रेंच कर गया है और इसको काबू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन और भी बढ़ती चली जा रही है। तो जब तक सरकार सप्लाई साइड के लिए कोई ज़्यादा ठोस कदम, डेमोन्स्ट्रेटिव कदम नहीं उठाएगी, इसका काबू होना बहुत मुश्किल है। उसमें 2 ही चीज़ें होती हैं
कि एकदम तो कहीं जहाँ माल की कमी हो और जहाँ सरप्लस हो वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया जाए। तो कुछ अगर हिंदुस्तान में खाद्य पदार्थ कम है तो इंपोर्ट पॉलिसी रिलैक्स कर दें और लोगों को इंपोर्ट करने की खुली इजाज़त दे दें। जो शॉर्ट सप्लाई के आइटम है उनका एक्सपोर्ट बंद कर दें। ये सब बातें सब लोग जानते हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सरकार को कुछ ना कुछ पेरिशेबल गुड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करना होगा, चाहे वो वेंचर कैपिटल बना के करें, चाहे उन लोगों को उत्साहन दे या ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा आए। ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन वेयर हाउसिंग एंड सेफ कीपिंग ऑफ पेरिशेबल गुड्स विल हैव टू बी सॉर्ट ऑफ इंसेंटिवाइज्ड। और ये जितनी जल्दी, मैं थोड़े दिन पहले किसी चैनल पे देखा कि हिंदुस्तान में एक ऐसा गोदाम नहीं है जिसमें प्याज रखा जा सके। ये तो बहुत शर्मनाक बात है कि हिंदुस्तान में हर घर में हर रोज प्याज की खपत है। पर यहाँ हिंदुस्तान में इतने गोदामों में गेहूं सड़ भी तो रहा है, और आप फिर भी सरकार जो है एपीएल तो के लिए दाम बढ़ाती है उसके। सरकार के बस का नहीं है तो फिर वो प्राइवेटाइज किया जाए। पर मेरा सवाल आप इस बैंकिंग सेक्टर पर मैं लाना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है सरकार की नीतियां, सरकार के अफसरों के काम, सरकार की तैयारी और रिजर्व बैंक की पॉलिसी, ये सारी चीजें इन सिंक नहीं होती हैं? सब अपना अपनी डफली अपना अपना राग बजाते रहते हैं। रिजर्व बैंक की पॉलिसी की तरफ से तो मैं आपको एक बात वैसे ही बता देता हूं कि आज की तारीख में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट्स बाजार में ज्यादा है बजाय कि जो गवर्नमेंट की बोरिंग के ऊपर इंटरेस्ट रेट है। स्टेट बैंक ने अभी बॉन्ड निकाला 9.5% पे 10 साल की यील्ड का, वो शायद 20 या 25 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ। और गवर्नमेंट बोरिंग पे आज भी 8% के आसपास की यील्ड है। इसका माने क्या हुआ कि बाजार में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो ये 25% से कोई 25% इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ने वाले, 25% से 50% भी बढ़ सकते हैं। आप देखिएगा आपके डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट पिछले साल भर में कम से कम 250 बेसिस पॉइंट बढ़ गए हैं, तो लेंडिंग रेट भी बढ़ेंगे। तो वो तो बढ़ने ही वाले हैं, क्योंकि इन एनी केस बाजार में लिक्विडिटी की बहुत शॉर्टेज है। इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है कि आज बैंक अपना रोज़ का काम चलाने के लिए रिजर्व बैंक से रफली 80 से 90 हज़ार करोड़ रुपए बोरो कर पा रहे हैं। तो रुपए की कमी है, डिपॉजिट की कमी है, इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है, तो यकीनन है इंटरेस्ट रेट तो अब बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, उसको आप नहीं काबू कर सकते। भरत भाई, सरकार चाहती है लोन कम ले, इन्वेस्ट ज्यादा करें, लेकिन सरकार ये नहीं देखती कि खाने के लिए आदमी के पास पैसा है नहीं, वो इन्वेस्ट कहां से करेगा लाकर। और दूसरा सवाल मेरा सीधा तौर पर आपसे ये है, आम आदमी के लिए क्या कोई पॉलिसी बनती है, या अफसर कभी बाजार में जाकर नहीं देखते कि चीजें कितनी महंगी हैं, कितनी सस्ती हैं? ये आम आदमी के लिए कोई पॉलिसी ना तो रिजर्व बैंक बनाती है ना भारत सरकार बनाती है। इसके लिए जो पगला लेना चाहिए वो लेता नहीं है। ये जो लोग वहीवट में बैठे हैं, या रिजर्व बैंक में है या फाइनेंस मिनिस्ट्री में है या प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजरी काउंसिल में है, वो सब थियोरेटिशियन है। उन्होंने कभी फील्ड में काम किया नहीं है, उन लोगों को पता नहीं है कि कैसा काम चलता है। ये सप्लाई साइड की जो बात उन्होंने की है, तो सप्लाई साइड में कहाँ कमी है? देश के अंदर इतने अनाज पकता है 234 मिलियन टन, तो देश के लिए पर्याप्त है। देश के शाक भाजी पकती है और दुनिया में दूसरे नंबर पे हम हैं, कोई शॉर्टेज नहीं है, सप्लाई साइड पूरी है। मगर ये जो होर्डिंग होता है और जो सरकार की नीतियां कभी कभी क्या करते हैं, ये नीतियां बदलते जाते हैं, भरत भाई क्या करते हैं, कभी एक्सपोर्ट कर दो हाँ। एक आखिरी सवाल, एक लाइन में जवाब दीजिएगा, क्या आपको लगता है ये दिखावा होता है? हर 3 महीने बाद जो समीक्षा होती है, हाँ ये दिखावा, ये उसका कोई मतलब नहीं है। हर चीज आप क्या कहते हैं, ये बेकार की एक्सरसाइज होती है? नहीं, खैर बेकार की एक्सरसाइज तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। अल्टीमेटली मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना कि सिर्फ इस पॉलिसी से महंगाई पर काबू आ जाएगा, मेरे ख्याल से ओवर एक्सपेक्टेशन है। नारंग साहब, लास्ट कमेंट आप। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में एक धारणा सी बन गई है कि हिंदुस्तान की हर बीमारी का जो एक सॉल्यूशन है वो मॉनेटरी पॉलिसी में ही है। ये इससे हट के हमें सोचना पड़ेगा, और जब तक हम इससे हटेंगे नहीं तब तक कोई हल नहीं निकाल पाएंगे। मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि 40% पेरिशेबल गुड्स तो जो हमारे सब्जियां, फ्रूट और ये हैं, ये खराब ही हो रहे हैं। अगर इसी को संभाल ले तो ये सब आज जो आप तकलीफ महसूस कर रहे हैं वो तकलीफ नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नारंग साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया भरत भाई आपका भी।